ये नया हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान ये सहन नहीं करेगा। करना चाहिए क्या? ये आतंकवादियों का जुल्म सहना चाहिए क्या? आतंकवादी मर्जी पड़े वहां गोली चलाने देनी चाहिए क्या? बम तो फोड़ देने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, अब आतंकवादियों को पता है कि अब अगर गलती की तो ये मोदी है। पाताल से भी आतंकवादियों को खोजेगा और फिर घर में घुस करके मारेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्लॉग है। ये घटना 16.5 साल करीब पहले की 2008 की घटना है। और इस घटना के समय जो बच्चे होंगे या जो लोग उस घटना के बाद पैदा हुए 20-25 साल के युवाओं को बहुत कुछ इस घटना के बारे में नहीं पता होगा। और क्योंकि पिछले 11 साल में ऐसा देश में होना बंद हो गया है, तो बहुत लोग इस घटना को भूल चुके हैं, क्योंकि अब ये सब होना बंद हो गया। एक समय था जब ये सब आम बात थी, आम तौर पे होता रहता था। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ मुंबई में 26/11 के अटैक के बारे में। 26 नवंबर 2008 रात के 9 बजे कराची से होते हुए भारत की धरती में बॉम्बे में कफ परेड में 10 आतंकवादी उतरते हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं काफ़ी कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो 10 आतंकवादी हैं, ये दो लोगों की टीम में थे। और ये जो नरीमन हाउस, जिसे चबाद हाउस भी कहते हैं, जूश वहाँ रहते थे, उनकी प्रेयर की जगह थी। ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और रास्ते में लियोपोल्ड कैफे, इसमें ये टेररिस्ट घुसे। अब ये जगहें सारी जहाँ ये उतरे हैं पाकिस्तान से और सीधा कफ परेड में, वहाँ से इनका डिस्टेंस मैक्सिमम 2 किलोमीटर या 2.2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर था। इन लोगों ने सब ने वॉक करी है। इनको वॉक करके, इनके पास इतना प्रिसाइज जीपीएस था, इनके पास सैटेलाइट फ़ोन थे कि ये कभी मुंबई कभी इंडिया में नहीं आए। लेकिन ये 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता उस ज़माने में फ़ोटो और जीपीएस के थ्रू डायरेक्ट इन ठिकानों पे 15 से 20 मिनट की वॉक में पहुंच गए। और 9:45 के बीच में लियोपोल्ड कैफ़े क्योंकि पहले आ जाते हैं, तो 9:20 को ये अटैक स्टार्ट हो गए। एक के बाद एक ये अटैक होते गए। 60 घंटे इनका ऑपरेशन चला। इस 60 घंटे के ऑपरेशन में 140 सिविलियन कैजुअल्टी हुई। 20 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अमर हुए और 10 में से 9 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया और एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा गया। और वो भी एक मिसाल है कि किस तरह उसको जिंदा पकड़ा गया। ये जो अटैक है, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये नरीमन हाउस, ओबरॉय, सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, रास्ते में कामा हॉस्पिटल, मेट्रो सिनेमा और उसके बाद ताजमहल होटल और ट्राइडेंट और ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में ये साइमल्टेनियस अटैक हुआ। अब देखना ये है कि ये लोग एक तो जीपीएस के थ्रू और काफ़ी होमवर्क की वजह से ये किसी से पूछे बिना इन इलाकों तक पहुंच गए सीधा कराची से। सोच के भी डर लगता है कि ऐसे कैसे हो गया कि ये कराची से सीधा कैसे पहुंच गए।
लेकिन कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई होमवर्क बहुत अच्छा हुआ होगा जिसकी वजह से ये लोग पहुंचे। तो यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि 10 नए लड़के जिन्हें भारत की भाषा, भारत में कभी, मुंबई में कभी कदम नहीं रखा, वो 15 मिनट वॉक करके अपने 5 ठिकानों पे 9:45 के करीब साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं। अब उन लोगों के बैकपैक में सामान क्या था और उनके ऊपर सामान क्या था? उनके पास AK-47 राइफल थी जो करीब 4 किलो का वजन होता है। उनके पास 10 लोडेड मैगजीन थी जो 5 किलो के करीब उनका वजन होता है। एक बैकअप 9mm पिस्टल थी 1 किलो की। 9mm पिस्टल के 2 या 3 एक्स्ट्रा मैगजीन थे, वो करीब आधा किलो के। उनके पास 10 ग्रेनेड ईच थे जो कि 4 से 5 किलो के होंगे। और उनके पास RDX था जो करीब 4 किलो था ईच। तो 18 किलो सामान लाद के, खाने का सामान उसमें था ही जिससे कि ये लंबा ऑपरेशन कर पाए। ये 18 किलो ये सामान लाद के लंबे ऑपरेशन के लिए अनजान सड़कों पे रात को सही टाइम पे पहुंच गए और इन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 166 टोटल कैजुअल्टी हुई, 169 टोटल कैजुअल्टी हुई। हम में से जितने लोग 25-30 साल से बड़े हैं उनको तो ये बिल्कुल अच्छी तरह याद होगा और ये दुख से देखा होगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये सोचना कि मेरे मुंबई शहर में कफ परेड में एक पार्क में स्लम्स के बीच में 2 रबड़ बोट्स आती हैं, उसमें से 10 टेररिस्ट उतरते हैं जो खुले आम AK-47 लटका के घूम रहे हैं और वो 10 के 10 5 टीमों में अलग अलग जाते हैं, सही टाइम पे पहुंचते हैं। 18 किलो वजन वो कैरी कर रहे होते हैं। तो क्या ट्रेंड होंगे, क्या उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा और क्या होमवर्क इस ऑपरेशन में गया होगा, ये बात सोचने लायक है। ये जो 10 टेररिस्ट थे, इन लोगों ने रास्ते में एक इंडियन बोट को भी टेक ओवर किया और उस बोट के मालिक जिनका नाम अमर सिंह सोलंकी था, उनको मार के नदी में ही फेंक दिया और उस फिशिंग बोट से वो काफ़ी हद तक इंडिया में घुस गए और फिर इंडिया में उन्होंने 2 रबड़ बोट ले ली। तो अब देखते हैं इनकी टाइमलाइन क्या थी। सबसे पहला अटैक इन लोगों ने करा CST पे 9:30 बजे। उसके मल्टीपल लोकेशंस पे दूसरे अटैक स्टार्ट हो गए 26 तारीख को, और 27 तारीख की मॉर्निंग को NSG और मार्कोस कमांडोज डिप्लॉय हो गए। इसमें भी एक कहानी है कि NSG कमांडोज को वहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा क्योंकि दिल्ली में गुड़गांव दिल्ली रोड पे जैम रहता है और NSG कमांडोज उसमें फंसे रहे। और 28 तारीख को NSG ने ताज का और ओबराय का टेक ओवर कर लिया और नरीमन हाउस का, और 29 तारीख को सुबह 9 बजे फाइनल टेररिस्ट को ताज होटल से न्यूट्रलाइज किया गया। ये ऑपरेशन 3 दिन चला, 60 घंटे। अब इसमें जो टेररिस्टों ने पार्ट लिया उन सबके नाम सामने आ चुके हैं। अजमल अमीर कसाब, अबू इस्माइल खान, ये CST पे थे। अबू डेरा इस्माइल खान, ये ओबरॉय ट्राइडेंट में थे। ये अब्दुल रहमान बड़ा, ओबरॉय ट्राइडेंट में। अबू अली, ताज पैलेस होटल में। अबू उमेर, ताज पैलेस होटल में। फहाद उल्लाह, ताज पैलेस होटल में। शोहेब, ये नरीमन हाउस। अबू अक्शा, ये नरीमन हाउस।
अबू उमर, ये नरीमन हाउस। और नरीमन हाउस में जो चबात घर था उस पे अटैक करने की एक स्पेशल वजह थी कि वहाँ पे इन लोगों ने सीधी चोट जूइश को पहुँचाई थी। तो बॉम्बे में एक जू को ढूंढना, एक उनकी प्रेयर की जगह ढूंढनी, वो सेफली वहाँ रह रहे थे, और उसमें उस जूश बच्चे को अनाथ करना, उसकी मम्मी पापा के साथ 6 लोगों को वहीं पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। और खाली वो छोटा सा बच्चा अब जिंदा है, और वो जो बच्चा जिंदा है उसको इस समय इज़राइल में ले जाके पाला जा रहा है, और उसकी वजह से ये एक इंटरनेशनल त्रासदी बन गई। और इन चीज़ों की वजह से पूरे दुनिया का फोकस दिल्ली पे आ गया। लेकिन इन लोगों के पास सैटेलाइट फ़ोन होना, थुर्या नाम की कंपनी के सैटेलाइट फ़ोन होना, इन लोगों के पास उस ज़माने में जीपीएस होना, उन लोगों के पास इतने सारी रसद होना, इतना सब कुछ होना, तो उसमें एक एंगल और ढूंढा गया कि इनके पास एक लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट ज़रूर होगा। क्योंकि 60 घंटे जब ऑपरेशन चले हैं, उसके बाद जब एनएसजी रूम बाय रूम क्लियर कर रही थी होटलों को, तो कई होटलों के अंदर बहुत सारा आर्म्स, बुलेट्स, मैगजीन्स और आरडीएक्स मिला। कई बैग मिले स्टेयरकेसेस पे जो भरे हुए थे। उस समय की सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं थी, लोकल हाथ इसमें नहीं डालना चाह रही थी, उस पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। और मेरे जो अपना अनुमान है कि कहीं ना कहीं इसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की पूरी साजिश थी, क्योंकि इन सब आतंकवादियों के हाथ में कलावे थे, और हर आतंकवादी को हिंदू की तरह बना के, जैसे ये लोग काजल लगाते हैं, ये करते हैं, वो सब नहीं था। और अगर इनकी डेड बॉडीज मिलती और कसाब जिंदा नहीं रहता, तो आपके लिए ये कहना मुश्किल था कि ये कहाँ से आए हैं। कसाब का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, नहीं तो ये हिंदू टेररिज्म पे मोड़ा जा सकता था। लेकिन जो लोकल सपोर्ट था, जो होटलों में इतना असला बारूद मिला, जो इन लोगों को 60 घंटे तक ऑपरेशन आराम से ये करते रहे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाते रहे, ये कंटिन्यूसली एक रूम से दूसरे रूम निकलते रहे, इनको किस तरह सपोर्ट मिला है लोकल, उस पर बहुत उस समय की प्रशासन ने बहुत ज़्यादा वो नहीं करी। यहाँ तक कि उस समय के मुख्यमंत्री जब इसको देखने आए ताज होटल को, तो अपने साथ एक फिल्म के डायरेक्टर को लेके आए, मशहूर फिल्म डायरेक्टर को, और वो अपनी पिक्चर बनाने के लिए ताज में सेट की तरह देख रहा था। जब ये जो अबू इस्माइल और कसाब सीएसटी पे अटैक करके वहाँ पे लोगों को मार के वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एक स्कोडा गाड़ी को हाईजैक किया, और उसके बाद एक पुलिस की लाल बत्ती के साथ एक कॉलेज को हाईजैक करा। तो एक नाकाबंदी थी गिरगाम चौपाटी पे, और उस गिरगाम चौपाटी की नाकाबंदी पे इन लोगों को पता चल गया कि इस गाड़ी में 2 टेररिस्ट हैं। तो डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बोले ने अपने हाथों से कसाब की बंदूक को पकड़ लिया, और जब वो कसाब की बंदूक को पकड़े हुए थे, तो कई बुलेट्स तुकाराम ओम्बोले ने अपनी छाती पे लिए, और वहीं उनकी शहादत उनको मिली, जिसका एक स्टैचू उसी जगह पे बनाया है, जिससे हम लोग प्रेरणा लेते रहें। और जब ये सब हो रहा था, तो अबू इस्माइल को दूसरे ऑफिसर्स ने शूट करके मार दिया। अगर ये यहाँ पे नहीं रुका होता, तो आप सोचिए कि ये 2 टेररिस्ट भी और कितने लोगों को मारने और किस इलाके में जा रहे थे। दूसरा एक सबसे बड़ा चीज़ कि ये बात ख़त्म ही हो जाती, क्योंकि ये तो मरने ही आए थे। तो कसाब को जिंदा पकड़ने से जितनी कहानी हमारे सामने आई है, वो कभी मिलती ही नहीं।
और मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन सबके हाथ में कलावा था। ये सब हिंदू टेररिस्ट माने जाते और सारा हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, जिसमें कई बार राहुल गांधी भी बोले हैं और कई बार इनके गृह मंत्री शिंदे भी बोले हैं, हिंदू टेररिज्म, उस तरफ ये पूरी बात मोड़ दी जाती। तो अब आपको एक और बहुत जरूरी तत्व इस समय इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कि डेविड हेडली जो नाम है, जो इस समय अमेरिका की जेलों में है, उसका क्या रोल था। तो डेविड कोलमैन हेडली भारत आया था। जब ये अटैक हुए हैं उससे पहले उसने ब्लूप्रिंट लिए, मैप्स बनाए, जीपीएस लोकेशन ली, एक एक फोटो ली, होटल से इमरजेंसी एग्जिट, अंदर घुसना, जहाँ लैंडिंग होगी वहाँ से होटल तक जाना या इन लोकेशंस तक जाना, उसने पूरी डिटेलिंग करी। उसको भी कई लोगों ने किराए पे फ्लैट दिलवाए, कई लोगों ने उसको ठहराया, कई लोगों ने उसकी मदद की, और जब वो इस तरह के सर्वे कर रहा था कई लोग उसके साथ थे। एक मशहूर फिल्म अभिनेता डायरेक्टर का बेटा भी इनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसको भी लोकल सपोर्ट किस किस ने दिया, इस बात को आज तक छुपाया गया है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा होमवर्क करके दिया कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनको इन लोकेशन तक पहुंचने के लिए उन 10 टेररिस्टों को लोकल गाइड की ज़रूरत नहीं थी। टेक्नोलॉजी ऐसी उसने इस्तेमाल करके ऐसी फ़ोटो खींच के दी। अब आप ये देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली एक नाम आजकल फ्रंट पे आ रहा है कि अमेरिका ने एक्स्ट्राडाइट कर दिया तहव्वुर राणा को। तो इसमें तहव्वुर राणा कहाँ से आए? तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। उससे पहले मैं डेविड का असली नाम आपको बताता हूं। डेविड हेडली का असली नाम दाऊद गिलानी था। और ये जो तहव्वुर राणा है, ये कौन है? तहव्वुर राणा एक प्रोफेसर ऑफ मेडिकल हैं। ये डॉक्टर थे पाकिस्तान आर्मी में। ये फिर जाके कनाडा बस गए और एक ट्रैवल एजेंसी चलाते थे। अमेरिका में 2009 में ये अरेस्ट हुए और इनके ऊपर एक ये ट्रायल चला जिसमें ये कन्विक्ट हुए कि इन्होंने पूरा झूठा कवर डेविड हेडली का बनाया था, जिसकी वजह से ऐसे कागज, ऐसे लेटर हेड बनाए गए कि ये एक बिजनेस विजिट पे है और ये एक नॉर्मल बिजनेसमैन है। सारी फेक आइडेंटिटीज़ क्रिएट करी गई दाऊद गिलानी की और उसको भारत में घुसाया गया अपनी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। लेकिन तहव्वुर राणा को लश्कर तैयबा के इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था। उसको पता था कि डेविड हेडली इंडिया क्यों जा रहा है और तहव्वुर राणा ने इसीलिए उसको अंदर भेजा। सीसीटीवी जो होटलों की मिली है उसमें डेविड हेडली के आने जाने की तो वीडियोस आ गई हैं, लेकिन ऐसा कोई अभी एनआईए ने पब्लिकली नहीं सबूत दिया है कि तहव्वुर राणा भी उस समय इंडिया आया था। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि अटैक होने के 4 दिन पहले वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको बताना और उसका बैकग्राउंड बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और उस समय की जो सरकार थी, जैसे ये सब हो रहा था तो राहुल गांधी के फेमस फ़ोटो हैं, वो एक डांस पार्टी में थे और पार्टी कर रहे थे। वहाँ के सीएम अपने एक फिल्म डायरेक्टर के साथ आए थे और एनएसजी टाइम पे नहीं पहुँचा पाए। 18 से 20 कमांडो ने अपनी जान दी। 166 लोग ख़त्म हो गए और ये कभी भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ कि ये लोग कहाँ से आए थे और इनको बॉम्बे में किन लोगों ने, मुंबई में इन लोगों को किन लोगों ने सपोर्ट दिया। ये बात कभी हुई नहीं।
अब हम ये जानना चाहेंगे कि तहव्वुर राणा का भारत में आना क्यों जरूरी है। जो भारत हमेशा कहता आया कि ही वॉज वन ऑफ द प्लानर्स एंड एग्जीक्यूटर, और जिस आदमी ने ये इतना बड़ा आतंकवादी हमला हम पे करवाया, जो ये कहता आया, उस आदमी को भारत लाके बहुत राज खुल सकते हैं। ये खुल सकते हैं कि भारत में कौन सपोर्ट दे रहा था, भारत में कौन कौन इन्वॉल्व था। ये खुल सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन इसको हिंदू आतंकवाद का झामा पहनाना चाह रहा था। इससे बहुत लोगों को अरेस्ट किया जा सकेगा, और जो सच्चाई छुपी हुई थी जिसकी वजह से आतंकवाद पनप रहा था और हमेशा दहशत का माहौल रहता था, उसकी एक एक बात जब पता चल जाएगी तो ऐसे एलिमेंट्स जो अभी भी खाली घूम रहे हैं उनको पकड़ने में एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो इस प्रत्यर्पण से बहुत बड़ा काम हुआ है मोदी जी का, बहुत बड़ा वादा मोदी जी का पूरा हुआ है। और मोदी जी ने, जैसा कि आपने शुरू में ही सुना, ये कह दिया था कि तुम जो देश का दुश्मन है वो पाताल में भी छुप जाए तो उसे खींच के लाएंगे। मेरी ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग के क्या कमेंट है, कैसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए आप लोगों को 26/11 के बारे में, ये सब कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। मेरा ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। इसी के साथ जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।